उसूल सुनने में एकदम सख्त, पर सोचो तो मजेदार है। बोलने में उसूल आसान, सरल उसका उच्चार है, पर समझ तभी पाएगा घर चलेगा कोई अकेला 4 कदम उसूलों पे। जो उसूलों पे चल सका उसके जीवन में दिशा है। उसूलों में कठिनता है, कई बार उसूलों पे चलने वाले को मिलती कई चुनौतियां हैं। नामुमकिन तो नहीं, पर काफी मुश्किल है उसूलों पे अकेले चलना। सिर्फ उसूल भी अकेले कहां कुछ कर पाते हैं, साथ तो उन्हें भी चाहिए उसूलों पे चलने वालों का। उसूलों पे अगर सब साथ चलें तो उसूल उसूल नहीं, उससे कई ज्यादा है। साथ चलें तो उसूल परंपरा है, संस्कृति है, सामाजिक संपत्ति है, जिस पे निर्भर हो सकती है आने वाली कई पीढ़ियां। कीमत भले उतनी ही चुकानी पड़े उसूलों की, पर साथ चलें तो उसूल पूरा पैसा वसूल है। साथ चलें जो उसूलों पे, उनके जीवन में सफलता है। उसूलों पे साथ चलना मेरा, तुम्हारा, हम सबका इसी में फायदा है। स्वर्ण आदर्श अभियान एक औद्योगिक पहल। So thank you, Shiva. So I request to challenge you. You can continue the session. या थैंक यू पंकज जी। मेरी आवाज मिल रही है आपको? Yes, sir. आ रही है। या थैंक यू वेरी मच। आज के इस वेबिनार में इब्जा और वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के द्वारा आयोजित आज के इस वेबिनार में मैं शैलेंद्र उपाध्याय, फाउंडर ज्वेलर साथी, सभी सराफा एवं ज्वेलर्स व्यापारी बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप सभी को मालूम है कि जैसा कि हमने अभी पिछले हफ्ते जब कस्टम ड्यूटी कट हुआ था तो एक वेबिनार और आयोजित किया था। तो उस वेबिनार में जब बात आई थी कस्टम ड्यूटी की, कि कस्टम ड्यूटी क्यों कटी, कैसे कटी, सरकार की क्या मंशा थी, रेट पर क्या इसका इफेक्ट पड़ा, तो उस वेबिनार के बाद हमारे पास ग्रुप्स में और हमारे पास बहुत से फोन्स कॉल आए कि सर ये तो हमें बहुत अच्छी जानकारी मिली। अब इस कट के बाद अब आगे क्या होना, आगे क्या परिस्थिति बननी है, मार्केट का क्या सेंटिमेंट रहना है, राइट। और साथ में जैसे जीएसटी के संबंध में भी कई बातें हमारे सामने आ रही हैं, तो ऐसी क्या परिस्थिति बनने वाली है। जैसा कि अभी हमारे सामने, इंडस्ट्री के सामने कुछ ही दिनों में साल भर के बड़े त्योहार जैसे दिवाली है, धनतेरस है, वेडिंग सीजन है, ये सब आ रहे हैं। तो इन सब परिस्थितियों का हमको कैसे फायदा उठाना है, कैसे हमको अच्छा बिजनेस करना है, और इसी कार्यक्रम में आज हमारे साथ चर्चा के लिए शामिल हैं इब्जा के नेशनल सेक्रेटरी सीए श्री सुरेंद्र मेहता जी। सुरेंद्र मेहता जी, सर मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और इस कार्यक्रम में शामिल सभी पार्टिसिपेंट से दोबारा मैं एक गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया कर आज की लिंक आप सभी अपने सराफा ज्वेलर्स ग्रुप में शेयर कर लें और सभी को जल्द से जल्द इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए प्रेरित करें। और साथ ही इस कार्यक्रम में शामिल सभी ज्वेलर्स व्यापारी भाई अपना मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर चैट बॉक्स में ये ड्रॉप कर दें, ताकि हम आगामी कार्यक्रम के लिए आपको हमारे ग्रुप से जोड़ पाएं और आपको जल्द से जल्द इसकी आगामी कार्यक्रमों की जानकारी दे पाएं। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज के इस विषय का, जो आज के प्रोग्राम का फॉर्मेट रहेगा, जैसा हमने आज का विषय रहा कि कस्टम ड्यूटी के बाद अब आगे क्या, इस विषय में हमें आज मार्गदर्शन और जानकारी देंगे सुरेंद्र मेहता जी। और इसके बाद हम एक आज का जो कार्यक्रम रखेंगे पूरा का पूरा एक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में रखेंगे। तो कृपया कर यदि आपके आज के परिस्थिति को लेकर जो आज सिनारियो बना उस संबंध में कोई भी आपके सवाल हैं, शंका है, तो कृपया कर आप चैट बॉक्स में अपने सवाल रख सकते हैं, अपने हैंड रेज कर सकते हैं, तो हम आपको अपने इसमें अनम्यूट करके अपने मीटिंग में आपको शामिल कर लेंगे। और साथ ही साथ किसी प्रकार की शंका या समाधान हो तो कृपया कर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। मैं ज्यादा समय न लेते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं और इब्जा के नेशनल सेक्रेटरी सी एस श्री सुरेंद्र मेहता जी को आमंत्रित करता हूं। ओवर टू यू सर। नमस्कार सभी ज्वेलर्स भाइयों को मेरा नमस्ते। जैसा कि आप जानते ही हैं कि 23 जुलाई 2024 को जो भारत सरकार ने अपना नया बजट पेश किया, तो उसमें
अचानक से हमें सबको एक आश्चर्यचकित खुशखबरी मिली कि जो गोल्ड की ड्यूटी है वो 15% से घटा के 6% कर दी गई है। तो थोड़ी सी अफरा तफरी सब जगह मची कि पहले तो किसी सबको लगा कि 11% हुई है, फिर सबको लगा कि 6% हुई है। एनीवे बाद में जब फाइनल डॉक्यूमेंट बजट का आया तो सबको पता चला कि ये ड्यूटी 6% ही 15% से गिर के हो गई है। तो ड्यूटी में हुआ ये कि ड्यूटी में हमेशा दो कंपोनेंट होते हैं, एक बेसिक ड्यूटी होती है, एक एग्रीकल्चर सेस होता है। तो बेसिक ड्यूटी को 10% से घटा के 5% कर दिया गया है और एग्रीकल्चर सेस को 5% से घटाकर 1% कर दिया गया है। तो ये दोनों की आप टोटल जोड़ें तो टोटल ड्यूटी 6% हो गई है। इसी प्रकार सिल्वर में भी ऐसा ही किया गया है, बेसिक ड्यूटी 10% से घटाकर 5% कर दी गई है और जो एआईडीसी होता है, जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस जिसको हम कहते हैं, वो 5% से घटाकर 1% कर दिया गया है। साथ ही साथ यदि आप दुबई से यूएई सेपा के अंदर में माल मंगवाते हैं तो वहां पे जो ड्यूटी है, वो गोल्ड में जो ड्यूटी है वो 6% जो टोटल ड्यूटी है उसकी जगह 1%, उसकी जगह पे 1% ड्यूटी कम लगेगी, मतलब 5% में ही दुबई सेपा से माल आएगा। सेपा एग्रीमेंट के तहत, सेपा एग्रीमेंट का मतलब है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ये कोटा कुछ 329 लोगों को इस साल सरकार ने अलॉट किया है। तो ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए, ये 160 टन जो माल है वो इतने कम में आएगा। साथ ही साथ जो रिफाइनर्स हैं, रिफाइनर के लिए ड्यूटी जो घटाकर 6% की जगह पर 5.35% कर दी गई है, 5.35%। और जो सिल्वर की ड्यूटी है वो यदि आप सेपा एग्रीमेंट के अंतर्गत माल मंगाते हैं तो सिल्वर पे ड्यूटी आपकी 8% कर दी गई। तो इस प्रकार से ये एडजस्टमेंट किया गया है। ये पूरा एक इसकी वजह से मार्केट में थोड़ा सा अफरा तफरी हुई। अचानक से आप लोगों ने सभी ने देखा होगा कि सभी के यहाँ पर बहुत ग्राहकी बढ़ी और ये बढ़ना बहुत ही स्वाभाविक था, क्योंकि सोने की ड्यूटी में लगभग 5,90,000 रुपए का फर्क पड़ा 1 किलो पर, और चांदी की ड्यूटी में 1 किलो पे 7,600 रुपए का फर्क पड़ा। मतलब सोना प्रति 10 ग्राम 5,900 रुपए सस्ता हुआ और चांदी प्रति किलो 7,600 रुपए सस्ती हुई। साथ ही साथ हमने उसी दिन, उसके जिस दिन बजट आया उस दिन ये भी देखा कि ड्यूटी तो कम हुई, साथ में अंतरराष्ट्रीय मार्केट में भी सोने के दाम कम हुए। तो जो टोटल सोने के अंदर लगभग 7,000 रुपए का फर्क पड़ा और चांदी में लगभग 12,000 रुपए का फर्क पड़ा। सोना चांदी इतना सस्ता हो गया। इतना सस्ता होने की वजह से जितने भी मार्केट है, मार्केट के अंदर हमने एक तरह से बहुत बड़ी ग्राहकी देखी। तो बहुत ज्यादा ग्राहकी मार्केट के अंदर हमें देखने को मिली। तो ये एक अच्छी बात है, मार्केट के अंदर जो ग्राहकी बढ़ी इससे सभी को फायदा हुआ है उस चीज का। और ये जो फायदा हुआ है, ये फायदा बिल्कुल मार्केट को मिल रहा है। शैलेंद्र जी, अपने वेटिंग रूम में बहुत सारे लोग हैं, यदि हम चाहें तो उनको जोड़ सकते हैं। तो सर ज्वाइन किया है उनको। अच्छा, तो यहाँ पे मेरे इसमें अभी भी वेटिंग रूम में दिख रहा है 51 लोग वेटिंग रूम में हैं। एक्चुअली नेटवर्क कनेक्टिविटी का कुछ प्रॉब्लम हो गया तो कई एग्जिट हो गए थे, तो हाँ सब कर दिए। हाँ जी। तो एनीवेज जो मार्केट में ग्राहकी निकली और हमने देखा कि पिछले जुलाई महीने के पिछले महीने के मुकाबले अप्रैल में, जून में तो ग्राहकी हुई नहीं। ग्राहकी इसलिए नहीं हुई कि लगभग जून के पहले हफ्ते तक तो बिल्कुल चुनाव का माहौल था, इलेक्शन था। तो अप्रैल मई ये 2 महीने में तो पूरा इलेक्शन का माहौल था, तो इलेक्शन के माहौल में बिल्कुल ग्राहकी नहीं होती है। फिर जून में चुनाव के नतीजे आए, धीरे धीरे मार्केट खुला, लेकिन जून आपको सभी को पता है कि ये पीरियड अच्छा नहीं पीरियड माना जाता है और इस पीरियड में सेल कभी होता नहीं है। जुलाई भी लगभग ऐसे ही निकलता है हर साल, और अगस्त में जब IIJS का शो आता है उसके बाद ही मार्केट में एक हलचल से होती है, क्योंकि उसके बाद हमें गणेश चतुर्थी, नवरात्रि, धनतेरस,
दिवाली, भाई दूज, ये सब बड़े त्योहार आते हैं और उसके बाद शादियों का सीजन भी आता है। तो इस बार भी सभी ने ऐसा ही सोचा था कि ऐसा ही होगा, लेकिन अचानक से हमने ये देखा कि जुलाई के महीने में जैसे ही सोने के दाम घटे, ड्यूटी गिरने की वजह से, और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में सोने के दाम घटे, जो 7,000 से 8,000 रुपए का फर्क पड़ा, तो मार्केट में एक ग्राहकी आ गई। और हमने देखा कि ये ग्राहकी पिछले साल जुलाई के महीने की ग्राहकी से लगभग 60% से ज्यादा ऊपर है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है हमारी इंडस्ट्री के लिए। बहुत ही सब जिनका जिनको जिनको भी ये प्रॉब्लम हो रही थी कि कई सोने के दाम बढ़ने की वजह से कहीं ग्राहकी नहीं थी, या कहीं पर मार्केट में डिस्पैरिटी बहुत थी, डिस्काउंट ओपन मार्केट में डिस्काउंट बहुत चल रहा था, कहीं पर डिस्काउंट बिल्कुल नहीं था, तो ये सारी चीजें हुई। लेकिन साथ ही साथ कुछ अफवाहें भी उड़ी। कुछ अफवाहें ऐसी उड़ी कि हमने देखा कि कई लोगों ने ये कहा कि अभी तो ये ड्यूटी अभी घटी नहीं है, सरकार ने ड्यूटी को वापस ले लिया, ऐसी सब अफवाहें फैली। तो उसकी वजह से एक प्रीमियम आया। ये प्रीमियम शनिवार को, पिछले हफ्ते के शनिवार को, ये प्रीमियम बहुत बड़ा बड़ा, इतना कि राजस्थान में कई शहरों में तो किलो के ऊपर 3-3 लाख, 3.5-3 लाख रुपए ऊपर में जो है सोना बिका। और महाराष्ट्र में भी बिका 60-70 हजार, 90 हजार रुपया ऊपर बिका। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये सिर्फ रूमर ही थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको सिर्फ पेशेंस की जरूरत है। धीरे धीरे अब जो नई ड्यूटी है, नई ड्यूटी में माल आना शुरू हो गया है, मतलब जो कम ड्यूटी हुई है उसमें माल आना शुरू हो गया है। और जब वो माल पूरा मार्केट में आ जाएगा तो आपको जो सोने के दाम है वो लगभग सेम प्राइस पे सब जगह पे मिलेंगे। थोड़ा बहुत आपकी सिटी के हिसाब से ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन पूरा आपको ओपन मार्केट और कहीं पर भी आपको कोई डिफरेंस नजर नहीं आएगा। और जो मेरे पास अभी जानकारी है कि यदि आपको 5 अगस्त से 7 अगस्त के बीच में सोने की डिलीवरी चाहिए तो भाव लगभग 69,050 रुपीज हैं, और उसके ऊपर आप जीएसटी जोड़ लीजिए, वो प्राइस है। और आपको यदि इमीडिएट डिलीवरी चाहिए तो इमीडिएट डिलीवरी में थोड़ा सा इसमें आपको प्रीमियम ज्यादा हो सकता है। मैं एक अंदाजन आपको प्राइस बता रहा हूँ, आपके शहरों में प्राइस ऊपर नीचे अलग थलग हो सकते हैं। कुछ ये भी र्यूमर फैले कि अब सोने के व्यापार में जीएसटी बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, लेकिन क्योंकि सरकार ने 9% ड्यूटी कम की, तो ये डर हमें स्वाभाविक है। और हम लोगों को चौकन्ना और अलर्ट रहने के लिए एसोसिएशन हमेशा आपको कहता है कि कोई भी टैक्स में परिवर्तन आ जाए या कोई भी इस प्रकार का परिवर्तन आ जाए तो आप बिजनेस जरूर कीजिए, लेकिन क्योंकि हम बहुत ही महंगा प्रोडक्ट बेचते हैं, यदि 1% का भी कहीं डिफरेंस हो गया तो 1% भी 70,000 रुपए के आसपास होता है। तो आप जब भी कोई भी बिजनेस करें, किसी के भी साथ सौदा करें, किसी का भी किसी को भी माल बेचे, तो क्लियर करके बेचें कि आप क्या प्राइस में माल बेचने वाले हैं। और यदि पेमेंट आएगा, वो भाव कट करेगा, उस समय कौन सा भाव होगा तो वो भाव लगेगा, या जिस भाव से आपने जिस दिन माल बेचा है उस दिन का भाव लगेगा, या उस दिन का टैक्स लगेगा, या जीएसटी लगेगा, या ड्यूटी लगेगी। तो ये सारी चीजें सिर्फ चौकन्ना रहने के लिए मार्केट को बताई गई थी। लेकिन इस पर भी कुछ लोगों ने र्यूमर फैलाए कि ऐसा हो गया है, जीएसटी बढ़ गया है, किसी ने कहा। लेकिन जीएसटी ऐसे नहीं बढ़ता है। जीएसटी बढ़ने के लिए जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होना जरूरी है, और जीएसटी काउंसिल की मीटिंग जो हमें जानकारी मिली है वो शायद, अभी भी कंफर्म नहीं है, शायद अगस्त के आखिरी हफ्ते में होगी। उस काउंसिल की मीटिंग में क्या निर्णय होता है, पहले तो निर्णय कुछ होता है या नहीं होता है। यदि मान लीजिए कोई निर्णय हुआ कि हाँ भाई जीएसटी चेंज होगा, तो सरकार आपको सफिशिएंट टाइम देगी, कम से कम 10-15 दिन का समय सरकार देती है, क्योंकि जीएसटी के पोर्टल में चेंज करना पड़ता है। तो एकदम इमीडिएटली कुछ नहीं होने वाला। मेरा मानना है कि 15 सितंबर के पहले तो जीएसटी के बारे में कोई चेंज नहीं हो सकता। और आपको समय समय पर हम, यदि कोई भी बदलाव होता है, कुछ भी होता है, तो हम आपको उसकी जानकारी अवश्य देंगे। हाँ, यदि सरकार कोई ओवरनाइट कोई तरीके से कोई टैक्स या ड्यूटी स्ट्रक्चर में चेंज कर ले, तो वो तो सरकार के पास हर तरह के पावर होते हैं, लेकिन उसकी भी जानकारी हम आपको, यदि कुछ भी परिवर्तन हुए
कुछ चेंजेस हुए तो हम देंगे। कुछ लोगों ने सोवरिन गोल्ड बॉन्ड के बारे में भी अफवाह फैलाई कि अब सोवरिन गोल्ड बॉन्ड बंद हो जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। सरकार ने बजट में सोवरिन गोल्ड बॉन्ड के लिए 18,500 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया है। तो सोवरिन गोल्ड बॉन्ड कभी भी मुझे नहीं लगता बंद होंगे। और सोवरिन गोल्ड बॉन्ड ये बजट पास होने के बाद मुझे लगता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सोवरिन गोल्ड बॉन्ड के नए इश्यू जरूर जारी करेगी। और सोवरिन गोल्ड बॉन्ड सबसे अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट है जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि उसमें जीएसटी नहीं लगता है, उसमें आपको मार्क टू मार्केट प्राइस मिलता है, आपको हर साल 2.5% ब्याज भी मिलता है, जिसके ऊपर जरूर इनकम टैक्स लगता है। लेकिन आप जब सोवरिन गोल्ड बॉन्ड रिडीम होते हैं, रिडम्पशन होता है, तो उस पर कोई किसी प्रकार का कैपिटल गेन टैक्स भी नहीं लगता। तो सोवरिन गोल्ड बॉन्ड, क्योंकि हम लोग ज्वेलरी मार्केट वाले हैं तो हमें सोवरिन गोल्ड बॉन्ड का इतनी जानकारी होती नहीं है, लेकिन यदि कोई सोवरिन गोल्ड बॉन्ड में भी डील करता है या उसका भी व्यापार करता है या उसके बारे में भी जानकारी रखना चाहता है तो मैंने ये जानकारी आपको उसके लिए बताई। लेकिन जैसे जैसे ये मार्केट आगे बढ़ेगा, मार्केट बहुत ही इम्प्रूव होगा, बहुत ही बेहतरीन होता जाएगा। मैं सभी लोगों को ये बताना चाहूंगा कि अभी पिछले हफ्ते ही हमारी बीआईएस में भी मीटिंग हुई है और बहुत ही जल्द अब बुलियन के ऊपर भी हॉलमार्किंग आने वाली है। तो आप लोग सब बिल्कुल, हमारा जो ट्रेड है वो धीरे धीरे ऑर्गेनाइज्ड होता जा रहा है। जिस प्रकार पहले ज्वेलरी के अंदर हॉलमार्किंग आई, वैसे ही अब धीरे धीरे बुलियन के अंदर भी हॉलमार्किंग आने की उम्मीद है। सिल्वर पे भी हॉलमार्किंग आने की उम्मीद है, लेकिन इतना जल्दी सिल्वर पे अभी हॉलमार्किंग नहीं आएगी, पहले गोल्ड बुलियन के ऊपर हॉलमार्किंग जरूर आएगी। तो ये कुछ और ये हम सभी के लिए अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की हमेशा ये कंप्लेंट होती है कि हमें सही क्वालिटी का बुलियन नहीं मिल रहा है। तो ये बुलियन की क्वालिटी भी अब धीरे धीरे सुधरने वाली है, तो उसमें भी हम हॉलमार्किंग या जो इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन है वो हॉलमार्किंग लेकर आना चाहता है। ये जानकारी मैं आपको अतिरिक्त जानकारी दे रहा हूँ। और मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा दूर नहीं है बुलियन की हॉलमार्किंग, शायद यहाँ से 2 या 3 महीने या ज्यादा से ज्यादा 6 महीने के अंदर अंदर बुलियन के ऊपर भी हॉलमार्किंग आ सकती है। और जो 9 कैरेट पे भी हॉलमार्किंग की बात है, वो थोड़ा सा मुझे लगता है अभी उसमें और सरकार मीटिंग करेगी और उसके बाद ही तय कर पाएगी। लेकिन जो हॉलमार्किंग में पोल्की, जड़ाऊ और वो जितने भी चीजें हैं वो एग्जेम्प्ट ही रहेगी, मतलब उस पर हॉलमार्किंग नहीं लगने वाली। जो 40 लाख के नीचे टर्नओवर वाले लोग हैं उन पे भी हॉलमार्किंग नहीं लागू होने वाली है, ऐसा लगभग लगभग सरकार ने अपना मन बना लिया है। तो दो ही चीजें आने की उम्मीद है, एक बुलियन हॉलमार्किंग और एक 9 कैरेट के ऊपर हॉलमार्किंग भी बहुत जल्द आ सकती है। लेकिन क्योंकि हमारा जो टॉपिक है आज का, वे फॉरवर्ड आफ्टर कस्टम ड्यूटी, तो ये टॉपिक हमने इसलिए रखा कि अब आगे क्या, अब आगे ये कि बिजनेस हमारा बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। हमें जो कस्टमर है, कस्टमर को बिल्कुल जो जो हम प्रोडक्ट देना चाहते हैं वो प्रोडक्ट कस्टमर को हम दे पाएंगे, जो प्योर प्रोडक्ट दे पाएंगे। और मेरे ख्याल से जैसे जैसे सोने के दाम कम होंगे तो इस इंडस्ट्री में मुनाफा भी बढ़ेगा। यहाँ पर किसी ने कमेंट में लिखा है कि 9 कैरेट के ऊपर हॉलमार्किंग नहीं आनी चाहिए। सर, वो आपकी बात सही है कि आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, ये सबके कहने से तय होता है, किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति से नहीं तय होता है। पहले हम ही सभी लोगों ने बोला था कि 20 कैरेट पे हॉलमार्किंग आनी चाहिए, इसीलिए सरकार 20 कैरेट पे हॉलमार्किंग लाई। अब आप ही कह रहे हैं कि 20 कैरेट पे हॉलमार्किंग नहीं आनी चाहिए, तो ऐसा अपना स्टैंड बदल नहीं सकते बार बार, क्योंकि सरकार भी एक सिस्टम से चलती है। 9 कैरेट की हॉलमार्किंग की भी रिक्वेस्ट जो बड़े शहर है वहां से नहीं, जो छोटे छोटे शहर है वहां से बहुत आई है रिक्वेस्ट कि ये हॉलमार्किंग होनी चाहिए। हमारे यहाँ पे जो गरीब मजदूर है, गरीब किसान है, वो नहीं ले पाते हैं सोना, तो उनको किस तरह से इतना महंगा सोना बेचा जाए। तो जो शहर में रहते हैं उनके लिए शायद 9 कैरेट की इतनी वैल्यू नहीं है, लेकिन जो गांव में रहते हैं उनके लिए बहुत ही वैल्यू है। एनीवे, शैलेंद्र जी, यदि किसी के कोई भी सवाल हो
या जी आपके खुद के कोई सवाल हो तो आप लें और उसके ऊपर फिर हम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, मैं सभी पार्टिसिपेंट से दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके कोई भी सवाल हो तो आप या तो हैंड रेज कर दें या फिर चैट बॉक्स में अपने सवाल ड्रॉप कर दें, हम आपको अनम्यूट करेंगे, आपके सवाल ले लेंगे। इब्जा से पंकज जी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट था कि पंकज जी, अपने पास बहुत से मैसेज आ रहे हैं कि ये वेटिंग रूम में वेटिंग में जा रहे हैं पार्टिसिपेंट्स और बार बार लेफ्ट हो रहे हैं, रिमूव हो रहे हैं। तो यदि हम सुरेंद्र जी नमस्कार। जी हम ओपन टू ऑल यदि कर दें सबके लिए मीटिंग रूम वेटिंग रूम तो बढ़िया होगा। नहीं, ओपन नहीं किए हुए सर, उनके यहाँ से टेक्निकल प्रॉब्लम रहेगा, ज्वाइनिंग का नेटवर्क इश्यू नहीं, रहेगा। वो आ रहे हैं प्रोग्राम में और फिर लेफ्ट हो रहे हैं। उनको बोलो फिर से ज्वाइन करने को एक बार। अच्छा, तो अपन वेटिंग रूम यदि ऑन कर दें, वेटिंग ना करें नहीं, तो। वेटिंग रूम सर निकाल देंगे, सिक्योरिटी प्रॉब्लम आता है फिर। अच्छा ठीक है। हम्म। अभी हम अगला सवाल ले रहे हैं देवेंद्र जी का। देवेंद्र जी, आप अपनी बात रख सर सकते ने जैसा कि सर ने बताया, सेपा एग्रीमेंट के तहत दुबई से 1% कम ड्यूटी पे गोल्ड आता है। कुछ लोग हैं जो 300 350 के करीब है। ऐसा क्यों है सर? नहीं तो वो तो एप्लीकेशन आप सभी कर सकते थे, आप लोगों ने एप्लीकेशन की नहीं। हमने तो सारे ग्रुपों में मैसेज भी डाले थे, सरकार भी इतना उसका एडवर्टीजमेंट करती है, लेकिन उस समय कोई ध्यान नहीं देता है। जब इसका एप्लीकेशन का वक्त आता है ना, तो कोई ध्यान नहीं देता है और कोई इतनी मेहनत नहीं करना चाहता। तो सरकार ने जी तो ये विंडो बाकायदा ओपन रखी थी लगभग लगभग 10 दिन के लिए, कि भाई जिसको भी एप्लीकेशन करना हो तो वो एप्लीकेशन कर सकता है। और बहुत लोगों ने की है, बहुत नए लोगों ने की है, और सबको उसमें सरकार एक कोटा देती है। जी तो वो आप एप्लीकेशन जब करेंगे तो वो कोटा लगेगा। अब इस साल का तो जो कोटा है, वित्त वर्ष 2024-25 का तो कोटा अलॉट हो चुका है। अब ये नया कोटा 25-26 का अगले साल अलॉट होगा। तो अगले साल आप लोगों को हम लोग जितने भी मैसेजेस होते हैं, सारे मैसेज व्हाट्सएप ग्रुप में डालते हैं, क्योंकि इस इंडस्ट्री में हमने देखा है कि ईमेल भेजने से लोग ईमेल तो बिल्कुल ही नहीं देखते। ईमेल का तो यहाँ पे कोई सिस्टम, मतलब बहुत कम लोग ईमेल देखते हैं, क्योंकि हमने डेटा भी देखा है कि जो ईमेल होते हैं 6,000, हम 6,000 ईमेल भेजते हैं तो 113 लोग ही ईमेल को खोलते भी है, बाकी ऐसे ही डिलीट कर देते। तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। इसीलिए हम व्हाट्सएप पे मैसेज डालने की कोशिश करते हैं, मगर हमारे मैसेज डालने के बावजूद भी सिर्फ 329 लोगों ने अप्लाई किया था। 329 लोगों को, सभी को जो कोटा है 160 टन का, वो सभी को अलॉट हुआ है। थैंक यू सर। हम्म। किसी के और कोई सवाल हो तो कृपया कर अपने हैंड रेज करें। सर, एक सवाल आया हुआ है लखन सहाने जी का कि हम्म। 25 करोड़ टर्नओवर के नीचे के व्यापारी गोल्ड कहाँ से इंपोर्ट करें। ऐसा एक सवाल हमारे चैट बॉक्स में है। नहीं, आप तो बैंक से आप इंपोर्ट कर सकते हैं, बैंक के जरिए, क्या दिक्कत है। जी जी कुछ लोगों का ये, देखिए, एक धारणा बनी हुई है कि हम लोग गिफ्ट सिटी से क्यों इंपोर्ट नहीं कर सकते। मैं आपको बताऊं, वो 25 गिफ्ट सिटी में इंपोर्ट करने के लिए, आईआईबीएक्स से इंपोर्ट करने के लिए 25 करोड़ का टर्नओवर नहीं, 25 करोड़ की नेटवर्थ चाहिए। ओके। 25 करोड़ की नेटवर्थ सभी की हो नहीं सकती। और सरकार ने ये क्यों रखा है, पहले आप सिस्टम समझ लीजिए कि 2 साल पहले तक, आईआईबीएक्स के आने के पहले तक, गिफ्ट सिटी में जब एक्सचेंज खुला उसके पहले सिर्फ बैंकों को ये इजाजत दी गई थी। और उसके बाद जो है, ये 25 करोड़ के ऊपर की जिनकी नेटवर्थ है उनको इजाजत दी गई है। तो ये जो इजाजत दी गई है, ये इजाजत उन जो ज्वेलरों को दी गई है जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, जो लोग समझते हैं। क्योंकि नहीं तो कोई भी इंपोर्ट करेगा और सरकार का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो कम होता जाएगा। तो ये सब रिस्पॉन्सिबल लोग हैं। बहुत ही स्क्रूटिनी होके, बहुत एप्लीकेशन को स्क्रूटनाइज करके ये तय किया गया कि फर्स्ट फेज में हम इन्हीं लोगों को इजाजत दें। और इनसे जो छोटे व्यापारी हैं, जिनका टर्नओवर छोटा है या नेटवर्थ कम है, वो बाकायदा बैंक के जरिए माल को, बैंक से आप माल ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और यदि आपकी बैंक आपको माल नहीं देती है, आपका बैंक आपको नहीं कोऑपरेट करती है, तो आप हमें बताइए, हम उसका निवारण करें।
1+70 करके डिवाइस से किसी ने हैंड रेस किया है। आप अपनी डिवाइस अनम्यूट करिएगा। सबसे एक और रिक्वेस्ट है कि ये जो डिवाइस का नाम आप रखते हैं तो या तो अपनी फर्म का नाम रख लें या फिर आपका स्वयं का नाम हो तो आसानी होगी। हाँ प्लीज बोलिए सर। हाँ बोलिए सर। 1+70 यदि कुछ बोलना चाहते हैं और इसके अलावा और किसी को अपनी बातें रखनी तो कृपया कर अपने हैंड रेज कर दें, हम आपकी डिवाइस को अनम्यूट कर लेंगे। 1+70 यदि कुछ बोलना चाहते हैं तो प्लीज आपकी डिवाइस अनम्यूट है यहाँ से। एक हाँ एक और हमारे पास सवाल है सर, जैसे आपने भी IIBX के बारे में बताया तो ये IIBX का फायदा कैसे कस्टमर डिलीवरी के लिए और इंपोर्ट के लिए उठा सकते हैं, इसमें भी यदि आप अपनी बातें रख पाएं, जानकारी दे पाएं। नहीं देखिए, IIBX का फुल फॉर्म है इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज। ये अहमदाबाद में जो गिफ्ट सिटी है वहां से ऑपरेट होता है। मतलब इसको एक फॉरेन टेरिटरी सरकार ने माना है। तो जिनका नेटवर्थ, जिन पार्टियों का नेटवर्थ, ज्वेलरों का नेटवर्थ 25 करोड़ रुपए से ऊपर है, वो डायरेक्टली वहां पे रजिस्ट्रेशन करा के एक्सचेंज में, जिस तरह से आप शेयर खरीदते हैं, आप सेम वो एक्सचेंज ही है, वहां से आप सीधा सीधा गोल्ड खरीद सकते हैं। और फिर वो गोल्ड को कस्टम से आपको खुद को क्लियर करा के आपको लेकर आना पड़ता है। तो सरकार ने ये इसलिए रखा है कि आपको, जिनको भी ये, जिनके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, देखिए आपको तुरंत वहां पे पेमेंट भी करना पड़ता है। जब आप एक्सचेंज से माल खरीदते हैं तो आपको तुरंत उधर पेमेंट भी करना पड़ता है। जी और वो जो पूरा माल का कस्टम क्लियरेंस उस इंपोर्टर को खुद को करना पड़ता है, क्योंकि वहां पे तो आप खुद इंपोर्टर हैं। जबकि आप बैंक के जरिए करवाते हैं तो बैंक आपके लिए माल क्लियर कराती है। तो ये दोनों में डिफरेंस है, ये आप ये ध्यान रखिए। तो इतना आसान नहीं है IIBX से भी माल इंपोर्ट करना। और कुछ लोग कहते हैं कि IIBX से माल इंपोर्ट करने में क्या फायदा है, उन लोगों को ज्यादा फायदा है, बैंक से माल करने में कम फायदा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकार ने ये दोनों सुविधाएं रखी है, जिसको डायरेक्ट करना हो वो डायरेक्ट करे, जिसको बैंक के जरिए करना हो बैंक के जरिए करे। और ये किस तरह की बैंक को मुंबई में प्राथमिकता देनी चाहिए, ऐसा एक सवाल है कि किस बैंक से इंपोर्ट करना चाहिए। देखिए बहुत सारी बैंकें इंपोर्ट करती है। ICICI बैंक इंपोर्ट करती है, यस बैंक इंपोर्ट करती है, RBL बैंक इंपोर्ट करती है, HDFC बैंक इंपोर्ट करती है, स्टेट बैंक इंपोर्ट करती है। ऐसी बहुत सारी बैंकें हैं जो गोल्ड इंपोर्ट करती है। आप वहां पे अपना अकाउंट खुलाए और उनसे बात कीजिए। यस बैंक है वो इंपोर्ट करती है, और उनसे बात कीजिए कि भाई हमें भी गोल्ड चाहिए। तो वो आपको, उनका कुछ मिनिमम क्राइटेरिया रहता है, मिनिमम क्वांटिटी रहती है कि इतना गोल्ड आपको लेना ही पड़ेगा। तो वो आपको लेना पड़ता है, उसके बाद वो आपका अकाउंट खोलते हैं। जी हाँ जी। एक बात और हमारे सामने आ रही है सर, जैसे कस्टम ड्यूटी है सामने, त्योहार हैं और कस्टमर का भी एक अलग अब रुझान बन रहा है आगे की परचेसिंग को लेकर के। तो हमने पिछले 2-3 सालों में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और MCX के साथ मिलकर के हेजिंग की कई वेब सीरीज ऑर्गेनाइज की थी, वेबिनार ऑर्गेनाइज किए थे। तो इसमें ये पूरे जो अभी परिदृश्य बना हुआ रेट्स का, तो इसमें हेजिंग की कितनी क्या भूमिका है। कहीं ना कहीं Tier 2 Tier सिटीज में ज्वेलर्स के मन में थोड़ा सा एक भ्रम भी रहता है हेजिंग को लेकर के। यदि हम एक दूसरी भाषा में बात करें तो कहीं ना कहीं उसको सट्टा मार्केट से वो ये करते हैं, भ्रम पालते हैं। तो इसको भी आप यदि क्लियर करेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी हमारे लिए। नहीं देखिए, ये एक गलत धारणा है। मैं आपको बताऊं, अभी जैसे मान लीजिए उस दिन 23 जुलाई को सोने का दाम अचानक से कम हो गया, 7,000-8,000 रुपया कम हो गया। अब मान लीजिए कि आपके पास में मान लीजिए आपके पास में 10 किलो का स्टॉक है। 10 किलो का स्टॉक है यदि आपके पास है, तो आपका लगभग 60 लाख रुपया स्टॉक कम हो गया। ठीक है? तो हेजिंग का मतलब क्या होता है? हेजिंग का मतलब ये कि आपको प्राइस रिस्क कवर कर किया जाता है। मतलब आप एक्सचेंज के ऊपर अपनी प्राइस रिस्क को कवर करने के लिए काम करते हैं कि भाई कल को उठ के सोने का दाम गिर गया तो मेरा जो स्टॉक है, मुझे उतना नुकसान नहीं होना चाहिए। तो आप वहां पे एक्सचेंज के अंदर एक हेजिंग रिस्क का सौदा करते हैं। मतलब यदि आपके पास स्टॉक है तो आप क्या करेंगे, आप वहां पे बाय करके चलते हैं
जब आप वहां पे बाय करके चलते हैं तो आप फिजिकल में सेल कर सकते हैं, तो आपको वहां वहां से आपको वो मुनाफा आ जाता है। तो इसको हेजिंग कहते हैं। हेजिंग का मतलब आप आपकी प्राइस रिस्क, एक जगह बेचना है, एक जगह आप खरीदते हैं, जी तो आप आपकी जो इन्वेंट्री है उसका रिस्क आप कवर कर रहे हैं। तो ये जी कोई सट्टा प्रवृत्ति नहीं है, ये मैंने नॉर्मली देखा है कि लोग हमेशा ये कहते हैं कि एमसीएक्स सट्टा है, ये एक्सचेंज के ऊपर काम करना सट्टा है। अरे भाई, आप उसको सट्टे की तरह ट्रीट करोगे, आपके पास स्टॉक नहीं है और आप माल बेच के या खरीद के चलोगे तो जी आपको नुकसान होने ही वाला है बिल्कुल बिल्कुल। अगर भाव ऊपर नीचे हो गया तो। आप हम्म हेजिंग का मतलब है आपके पास जो स्टॉक है उसके ऊपर आप उसका प्राइस की रिस्क को आप कवर करते हो। हम्म आप आपके पास स्टॉक ही नहीं है तो आप आपके ओपन पोजीशन बना रहे हो। ओपन पोजीशन जब आप बनाते हो तो नेचुरली वो तो प्राइस रिस्क आप ले रहे हो। मान जी लीजिए कि आज आपके पास बिल्कुल 1 रुपए का स्टॉक नहीं है और आपने 10 किलो माल है एमसीएक्स में या कोई भी कमोडिटी एक्सचेंज में खरीद लिया जी और अचानक से भाव 6,000 रुपए कम हो गए, तो इसको सट्टा कहते हैं। जी बिल्कुल। ये सट्टा कहलाया हम्म बिल्कुल बिल्कुल। मतलब है ना। जी हाँ जी हाँ। और ये ओपन पोजीशन होती है। हम्म और या मान लीजिए आप एमसीएक्स में बेच के चल रहे हो और अचानक से भाव बढ़ गया। हम्म अचानक से जब भाव बढ़ गया तो आप आपने माल बेचा हुआ है, अचानक से भाव बढ़ गया तो आपको जी नुकसान होगा। करेक्ट। आप आपकी पोजीशन को नेकेड रख रहे हो, ओपन पोजीशन बना रहे हो। जब आप नेकेड पोजीशन बनाते हो, आपके पास पीछे स्टॉक ही नहीं है, तो उसको सट्टा कहते हैं। यदि जी आपके पास पीछे स्टॉक है तो उसको हाँ सट्टा नहीं कहते हैं, उसको हेजिंग कहते हैं। जी जी। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि हैजिंग में यदि जाए तो हम सीख करके जाएं, इसमें आगे कदम रखे, बिना सीखे इसको सट्टा हाँ, की प्रवृत्ति से शैलेंद्र जी, आपकी बात सही है, लेकिन क्या है कि बहुत बड़ा मेंटल ब्लॉक है बहुत जी सारे जी लोगों में। मैं भी जी इतने सारे सेमिनार करता हूँ, वेबिनार जी करता हूँ, तो एक बहुत बड़ा मेंटल ब्लॉक है सब में कि हम्म। नहीं नहीं ये तो सट्टा है। लोग सुनने के पहले ही हम्म। उसको सट्टा गिन लेते हैं, जी लेकिन ऐसा नहीं होता। मैं आपको हम्म बताऊं, जैसे बड़ी बड़ी लिस्टेड कंपनियां हैं, हम्म। आ, इनके पास में 10-10 टन 5-5 टन माल होता है। जी हाँ 5 टन माल की कीमत होती है लगभग लगभग 3,500 करोड़। अब हम्म। वो 3,500 करोड़ रुपए में आप ये सोचो कि 9% ड्यूटी घट जाए तो उनका 300 करोड़ का नुकसान होता है। बिल्कुल। वो उसको हेजिंग करके चलते हैं ताकि जी कभी भी भाव घट जाए तो उनको नुकसान नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। इसको हेजिंग कहते हैं। हम्म। नहीं तो वो खत्म हो जाएंगे अगर अगर इसी प्रकार का। ये तो ठीक है, सरकार ने ड्यूटी घटाई, यदि भाव अंतरराष्ट्रीय मार्केट में कम हो जाए। मुझे याद है कई मौके ऐसे पड़े हैं कि मैंने खुद ने देखा है कि 2 दिन में अंतरराष्ट्रीय मार्केट में 250 से 300 डॉलर सोना गिर गया। जी हाँ तो इस तरह की स्थिति में आप क्या करेंगे? इस तरह की स्थिति में आपको आपकी प्राइस जो आपके इन्वेंट्री को जो होता है उसको सेफ्टी जोन में लेके जाना पड़ता है। जी उसको उस रिस्क से कि प्राइस गिर जाए तो मेरा कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, उस रिस्क हम्म। से कवर करना पड़ता है और उसी को हेजिंग कहते हम्म। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और सर एक सवाल और आ रहा है कि जैसे ये बात हो गई अभी हमारी B2B की बात होती, जब एक रिटेल शोरूम में अब थोड़ा सा एक रुझान ज्यादा बढ़ रहा है, एकदम से जो 4-5 हज़ार रुपए गोल्ड के भाव कम हो गए 1 तोले के ऊपर, तो कस्टमर यही पूछते हैं कि अभी हम शादी 3-4 महीने बाद है, तो अभी लेना ठीक होगा, आगे लेना ठीक होगा, आगे क्या रेट बढ़ेंगे क्या घटेंगे? तो आपके अनुसार एक रिटेलर को अपने कस्टमर को क्या एक ट्रस्टेड जानकारी देनी चाहिए? देखिए, हम लोग यहाँ पे कोई भी वेबिनार प्राइस का प्रोजेक्शन करने के लिए नहीं करते। जी ठीक है, ये पहले तो आप समझ लीजिए। जी। प्राइस प्रोजेक्शन किसी को करना भी नहीं चाहिए। लेकिन और सर खास, कस्टमर के तो सवाल रिटेलर से रहते ही है। हाँ बिल्कुल, जी तो आप हमेशा रिटेलर को ये कहिए कि आपके पास, आपको यदि 100 ग्राम सोना खरीदना है तो आप हर महीने 8 से 10 ग्राम सोना खरीदें। आप उसको एक साथ कभी सोना खरीदने की सलाह मत दीजिए और एक साथ जी कभी बेचने की सलाह। आप उसको हमेशा बोलते रहिए कि भाई आप धीरे 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 करके सोना खरीदिए, सोना बेचिए, धीरे धीरे सोना खरीदिए, धीरे धीरे सोना बेचिए। या हम्म। बेचने की तो बात ही नहीं है, यहाँ खरीदने की बात है। तो जी उसको हम SIP बोलते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हम्म। उसको जितना वो धीरे धीरे खरीदेगा उतना उसका फायदा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि एक साथ में खरीदने में यदि भाव नीचे आ गया, हम्म दुकानदार को गाली देगा, और हम्म धीरे धीरे खरीदेगा तो हम्म वो
उसको एक एवरेज बैठ जाता है उसके प्राइस का, तो वो कभी भी दुकानदार के ऊपर वो नाराज नहीं होता है। लेकिन ज्यादा करके ज्वेलर होता क्या है कि जो कस्टमर आया उसी को उसी समय पूरा बेचने की कोशिश करते हैं। हाँ, आप बिल्कुल बेचिए, यदि उसके घर में शादी है कुछ है तो बिल्कुल बेचिए, लेकिन यदि वो आपसे स्पेसिफिकली पूछता है कि मुझे क्या करना चाहिए, वो एक खरीदार नहीं है, एक इन्वेस्टर है, तो कंज्यूमर नहीं है, इन्वेस्टर है, तो आप उसको यही सलाह दीजिए कि आप हर महीने थोड़ा 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 सोना खरीदें। बिल्कुल। है ना, कई बार ऐसे होता है कि उसका मन होता है कि मैं 25 ग्राम का एक कोई सेट बनवा लूं, और लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते, तो आप उसको ये बोलिए कि भाई आप 3 महीने में 8-8 ग्राम करके सोना खरीदिए, और उसके बाद ये 25 ग्राम का आप 3 महीने बाद ले जाएंगे। तो आप इस तरह की उसको सलाह दीजिए, तो उसका कंफर्ट लेवल आपके साथ बढ़ेगा। बिल्कुल करेक्ट। है ना। एक सवाल और है कि ये डीलर से बुलियन परचेज करना और बैंक से परचेज करना, एग्जीबिशन से परचेज करना, क्या डिफरेंस है ये सब में? ऐसा एक सवाल है ना। नहीं, देखिए, नेचुरली आपको यदि बैंक से मिलता है तो अति उत्तम, यदि बैंक से नहीं मिलता है तो आप डीलर से परचेस करिए, जो अच्छे बुलियन डीलर हैं आप उनसे परचेस करिए। हाँ, मैं आपको एक और बहुत अच्छी बात बताना चाहता हूँ कि इब्जा ने एक नई मुहिम शुरू की है जिसका नाम है वेरीफाइड टैग, इब्जा वेरीफाइड टैग। यस यस। तो ये टैग हम उस बुलियन डीलर को दे रहे हैं, उस ज्वेलर को दे रहे हैं जो बिल्कुल सही सटाक और अच्छा काम करते हैं, सही तरीके से काम करते हैं, जिन्हें काम करते हैं, लेजिटिमेट काम करते हैं, और जो विश्वसनीयता के बिल्कुल विश्वसनीय ज्वेलर है या विश्वसनीय बुलियन डीलर है। तो आप उन लोगों के साथ बाय कीजिए जो लोग के पास में इब्जा वेरीफाइड बुलियन टैग है। हम पहला इब्जा वेरीफाइड बुलियन टैग कल हम देने वाले हैं। एक प्रथम जो एक व्यक्ति है उसको हम, प्रथम बुलियन डीलर को हम कल उसको देने वाले हैं। तो ये धीरे धीरे आपको भी समझ में आएगा कि आपको किस बुलियन डीलर से खरीदना है। जी। तो आपको कुछ ज्यादा ज्यादा सोचने की बात में जरूरत ही नहीं है। आपको 1-2 महीने के अंदर बहुत सारे बुलियन डीलर के पास में इब्जा वेरीफाइड टैग दिखेगा। ये बहुत कठिन प्रक्रिया से हम दे रहे हैं, इतना आसान नहीं है इब्जा वेरीफाइड बुलियन टैग का हासिल करना। बहुत ही विश्वसनीय होना चाहिए वो बुलियन डीलर या ज्वेलर, बहुत ही ऑथेंटिक बिजनेस वाला होना चाहिए, वो प्रॉपर सोर्सिंग कर रहा है कि नहीं, तो उसकी कितनी, उसकी नेटवर्थ क्या है, वो इनकम टैक्स के रिटर्न कैसे भरता है, जीएसटी के रिटर्न कैसे भरता है, बहुत सारी तमाम पहलू को देखकर हम ये तय करने वाले हैं। ये जो आपका वेरीफाइड करके जो ये नया कॉन्सेप्ट आया है इब्जा का, तो इसके पीछे क्या चेकलिस्ट होती है? केवल डीलर के लिए या फिर होलसेलर और मैन्युफैक्चरर के लिए भी ये किसी के भी लिए, एक रिटेल स्टोर वाला भी ले सकता है, ग्रेट। एक मैन्युफैक्चरर भी ले सकता है, होलसेलर भी ले सकता है, कोई भी व्यक्ति ले सकता है। मैं आपको बता दूं, आपको 6 महीने 9 महीने के अंदर आपको ये लगेगा कि हमें बिजनेस सिर्फ वेरीफाइड टैग वालों के साथ ही करना चाहिए। इसके पीछे इब्जा की क्या चेकलिस्ट होती है? किसको वेरीफाई करते हैं? नहीं, ये हमारा एक इंटरनल हमारी पॉलिसी है, ये कमेटी है जो ये तय करती है। एप्लीकेशन लोगों को डालना पड़ता है, जी। उसका एक प्रिस्क्राइब फीस है, उसकी 60,000 रुपये फीस है, वो फीस भरनी पड़ती है। वो फीस भर के वो एप्लीकेशन जब करते हैं तो वो एप्लीकेशन एक कमेटी के पास जाती है, वो कमेटी ये तय करती है कि इन्हें ये टैग मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। तो बहुत ही कठिन प्रक्रिया है, आसान नहीं है, लेकिन एक बार अगर आपके पास में ये वेरीफाइड टैग आ जाता है, आप यदि कोई भी बिजनेस करते हैं तो आपसे आपके प्रति लोगों का विश्वास जो है वो बढ़ेगा। वो इसलिए बढ़ेगा क्योंकि इब्जा 105 साल पुरानी संस्था है, और 105 साल पुरानी संस्था यदि आपको वेरीफाइड टैग देती है तो कुछ तो सोच समझ कर देती है। बिल्कुल। अगला एक सवाल है सर, जैसे हमारे गोल्ड में हॉलमार्किंग का ये आया है, नियम आया है, 3 कैटेगरी में हॉलमार्क किया है, तो अभी चांदी में आने की जो संभावनाएं चल रही, तो क्या प्योरिटी चांदी में आने की संभावना है? नहीं नहीं, चांदी में मैंडेटरी नहीं आएगा, चांदी में ये वॉलंटरीली आएगा। चांदी में अभी तक मैंडेटरी, जैसे गोल्ड में मैंडेटरी हॉलमार्किंग है, चांदी में मैंडेटरी हॉलमार्किंग आएगा ही नहीं। और चांदी में वॉलंटरी हॉलमार्किंग के जो मापदंड है वो पहले से है, 925 है, 980 है, 995 है, से बहुत सारे ऑलरेडी स्टैंडर्ड है
मेरे हम्म, पास अभी उसकी पूरी लिस्ट नहीं है। हम्म। लेकिन वो मैंडेटरी नहीं होगा, वो अभी वॉलंटरी रहेगा। एक सवाल और ये कि मुझे बुलियन लाइसेंस निकालना है, मैं B2B या B2C में भी कर सकता हूँ क्या? क्या निकालने की क्या प्रोसेस है, ऐसा एक सवाल है। ये अ, भाई साहब जिनका सवाल है वो अपना जरा वीडियो ऑन करेंगे। जी। ये किनका सवाल है? अ, लखन जी, आप अपना हैंड रेस करें, मैं आपको यहाँ से अनम्यूट करता हूँ। लखन सहानी जी, आप अपनी डिवाइस अनम्यूट करिएगा, सहानी जी। लखन सहानी जी, आपका ये सवाल था, आप अपनी ऑडियो वीडियो अनम्यूट कर लीजिए। कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं शायद वो। देखिए, मैं बता दूं कि ऐसा कोई लाइसेंस नहीं चाहिए आपको। जो नॉर्मल एक बिजनेस करने के लिए जीएसटी का सर्टिफिकेट चाहिए, इनकम टैक्स का पैन कार्ड चाहिए, वही चीज चाहिए। ये बहुत लोग मुझे सवाल पूछते हैं कि मुझे बुलियन का लाइसेंस लेना है। ये लाइसेंस क्या होता हम्म। है? ऐसा कोई लाइसेंस सरकार देती नहीं। जी। ये किसी प्रकार का लाइसेंस नहीं होता है। आपको सिर्फ आपके पास में जीएसटी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, इनकम टैक्स का पैन कार्ड होना चाहिए। और जीएसटी के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में आपको, जब आप रजिस्ट्रेशन लेते हैं, तो वहाँ आपको लिखना पड़ता है कि आप क्या क्या बिजनेस करने वाले हैं। अब वो जी। बिजनेस के बारे में लिखिए। ऐसा जी। कोई प्रकार का कोई लाइसेंस सरकार बुलियन बिजनेस करने के लिए देती नहीं है। हम्म, किसी भी बिजनेस करने के लिए इस प्रकार के लाइसेंस नहीं होते। हाँ, हम्म, वो अगर आपको कोई शराब वराब का बिजनेस करना हो तो अलग बात है, जी। उसके लाइसेंस होते हैं। ये हाँ। बिजनेस करने में कोई लाइसेंस अब हम और अगले 5-10 मिनट कि हम कोई 2-3 सवाल और लेंगे। मैं दोबारा सबसे पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया कर आप अपने सवाल चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दें, अपने हैंड रेस कर दें। साथ ही साथ आप अपने व्हाट्सअप मोबाइल नंबर भी चैट बॉक्स में लिख दें, ताकि हम अपने ग्रुप से आपको ऐड कर सकें, जहां आपको इंडस्ट्री की और इफ्जा की सभी जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे। किसी भी प्रकार की पंकज, कोई। तब तक आप एक वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का वीडियो और रन करें। बिल्कुल बिल्कुल। जी सर। What does your investment portfolio look like without gold? Incomplete. Why? Because as a gold owner, you have the power to make bold decisions. To balance risks and returns. The power to buy and sell right at your fingertips. Because as a gold owner, you can secure your investments with your strategic advantage. Gold. Without which your portfolio is incomplete. Power your portfolio with gold. World Gold Council. वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की ये मुहिम है। ये किसी ने, देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है। सर, इंडिया में बुलियन रेट सेम हो सकते हैं क्या? ये किसी ने सवाल पूछा है। ये बिल्कुल कभी नहीं हो सकता, क्योंकि बुलियन अलग अलग पोर्ट पे आते हैं। कोई चेन्नई पोर्ट पे आता है, कोई बॉम्बे पोर्ट पे आता है, कोई दिल्ली पोर्ट पे आता है, कोई अहमदाबाद पोर्ट पे आता है, कोई अमृतसर पोर्ट पे आता है। तो ये अलग अलग, मान लीजिए कि मैंने बॉम्बे में माल को इंपोर्ट किया और मुझे कलकत्ता उसको भेजना है, तो बॉम्बे में तो भाव कम होगा और कलकत्ता में भाव ज्यादा होगा। ये कैसे हो सकता है? ये काफी लोग ये कहते हैं कि वन नेशन वन रेट, ये वो, ये कभी हो ही नहीं सकता। आप एक एयरलाइन से बॉम्बे से दिल्ली यात्रा करते हैं, दूसरे एयरलाइन की टिकट अलग होती है, एक एयरलाइन की टिकट का दाम अलग होता है, एक ही जगह जाने के लिए अलग अलग दाम होता है। ये मुश्किल है। आप होटल में खाना खाते हैं, कहीं पर रोटी का दाम 20 रुपये होता है, कहीं 200 रुपये होता है। कैसे हो सकता है? ये तो सबकी अपनी अपनी मर्जी है कि वो क्या दाम रखें, और खरीदने वाले की मर्जी है और बेचने वाले की मर्जी है। इस पे किसी तीसरे व्यक्ति की मर्जी चल नहीं सकती। जी बिल्कुल। सर, ये गोल्ड काउंसिल का जो आपने बताया, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, इस पे भी यदि 2 मिनट आप जानकारी दे देंगे, क्या था कैसे? सर, ये वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल जो है, उनकी एक मुहिम है हम्म, जो ये चलाते हैं। और वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल जो है, ये एक
बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड वाइड गोल्ड को प्रमोट करता है, और हमारी इंडस्ट्री के लिए भी ये लोग ही गोल्ड को प्रमोट करते हैं। जी। तो उन सभी छोटे ज्वेलरों को फायदेमंद होता है जो लोग खुद एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते। तो ओके। आपने वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की ऐसे बहुत सारी एडवर्टीजमेंट देखी होगी। आज भी कुछ अखबारों में वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की एडवर्टीजमेंट आई है जिसमें उन्होंने लोगों से ईटीएफ में निवेश करने के लिए कहा। इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड फंड जो ट्रेडेड फंड होते हैं उसमें निवेश करने के लिए लोगों को आग्रह किया है। कई बार वो जिस तरह की हम ये अभी जो ऐड चला रहे थे वो ऐड वो लोग भी चलाते हैं, और उसमें भी वो निवेश कर वो इनडायरेक्टली अपने जो गोल्ड इंडस्ट्री है उसमें जो ज्वेलरी है उसको प्रमोट करने के लिए कह रहे हैं, प्रमोट करते हैं, और उसी से आपका व्यापार चलता है। जी। बहुत अच्छी मुहिम वो चलाते हैं। जिस प्रकार से आपने डायमंड में भी देखा होगा कि एक डी बियर्स नाम की कंपनी हीरा है सदा के लिए एडवर्टीजमेंट चलाती थी। जी। वो उसी प्रकार से वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल आप सभी के लिए, हम सभी के लिए एडवर्टीजमेंट चलाती है, और बहुत खर्चा करते हैं वो लोग, और उस खर्चे से ही उससे ही लोगों के मन में जागरूकता आती है और लोग सोना खरीदते हैं। बिल्कुल। आज के इस कार्यक्रम का जो हमने समय सीमा रखी थी 1 घंटे की रखी थी, समय 1 घंटे होने का है, और किसी के भी कोई सवाल हो तो अगले 5 मिनट और हम सवाल लेंगे, नहीं तो सर की अनुमति होगी तो आज के इस कार्यक्रम को हम यहीं पर फिर विराम देंगे। किसी के कोई भी सवाल हो अपने हैंड रेज करने चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दें। यदि किसी के मन में कोई भी किसी भी प्रकार की कोई शंका हो गोल्ड के प्राइसिंग को लेकर, सिल्वर के प्राइसिंग को लेकर, तो बिल्कुल मैं आपको दे दूं स्पष्टीकरण कि लगभग लगभग सारा सिल्वर भी जितने भी कस्टम पोर्ट है वहां से जो लगभग 160 टन सिल्वर रुका हुआ था, वो सारा का सारा सिल्वर आज से रिलीज होना शुरू हो गया है। तो 1-2 दिन में सारा सिल्वर भी जितना है वो मार्केटों में पहुंच जाएगा, और जो गोल्ड है वो भी कल से ही रिलीज होना शुरू हो गया है। तो वो भी धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। किसी ने ये पूछा है कि गोल्ड जीएसटी रेट 3% है या 18%? बिल्कुल 3% ही जीएसटी है, 18% तो कभी था ही नहीं। थोड़ा सा इसमें एक जो कंफ्यूजन है मैं ये दूर कर दूं। जो मेकिंग चार्ज है, यदि आप मेकिंग चार्ज B2B होता है तो 5% है, लेकिन यदि आप B2C मेकिंग चार्ज होता है, B2C आप किसी रिटेल कस्टमर के लिए, मतलब जिसके पास जीएसटी नंबर नहीं है उसको आप जेवर बना के दे रहे हैं, तो उसमें मेकिंग चार्ज 18% होता है। लेकिन यदि आप उसको जेवर बेच रहे हैं तो जेवर के ऊपर 3% जीएसटी। ये उनका कहना है कि एक विनीत जैन जी हैं कि जहाँ कंपलसरी हॉल मार्किंग है वहाँ भी HUID पूरे तरीके से हो नहीं पा रही है, तो इसमें क्या हो सकता है? देखिए हमारे देश में थोड़ा सा ये दिक्कत है कि हम कानून बना लेते हैं, लेकिन कानून का न तो लोग पालन करते हैं और न उनके पास भी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है सरकार के पास कि वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर को ऐसा रखें कि वो सभी उसको फॉलो करें। तो ये धीरे धीरे ये हो जाएगा, थोड़ा वक्त लगता है। अगर दूसरे देशों में इन चीजों में 6 महीना लगता है तो हमारे इधर 4-5 साल जरूर लग जाता है, क्योंकि लोग भी समझते नहीं है। सरकार को भी धीरे धीरे समझ में आता है कि इंडस्ट्री को क्या चाहिए। तो ये तो एक प्रॉब्लम है हमारे देश में। HUID धीरे धीरे लागू हो जाएगा, और जब कस्टमर खुद ही मांगना शुरू करेगा, कस्टमर खुद देखेगा, तो अलर्टनेस आएगी। लेकिन मैं आपको बताऊं, सक्सेस वही होता है जो जेन्युइन और ऑथेंटिक बिजनेस करता है। किसी ने ये पूछा है कि मेरा 6 महीने का शोरूम है और मैं कस्टमर को हर पीसी फोन से वेरीफाई करके देना चाहता हूं पर हो नहीं पाता। सर आपका, क्योंकि आप जिससे माल खरीदते हैं वो पूरा माल HUID कराता होगा तो ही आप दे पाएंगे ना, या तो वही आपको सही माल नहीं दे रहा है, वरना अगर उसका माल HUID पूरा है तो आप कस्टमर को दे पाएंगे, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आप जिससे भी खरीदे
तो आप जब खरीदने के समय उसको कहें कि भाई मैं हर एक माल को वेरीफाई करूंगा HUID पोर्टल से। किसी ने ये पूछा कि 3% GST आए रहेगा या 5% आएगा। ये तो कोई किसी के लिए भी बताना मुश्किल है। 3 ही रहेगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा, 12 आएगा, ये बताना तो नामुमकिन है। ये तो सरकार के पास इसका वो रहता है और सरकार ही तय करती है कि कितना प्रतिशत GST लाना है या 3 का 3 ही रखना है। तो ये तो सरकार के पास रहेगा। किसी ने ये पूछा कि वाई 2 रेट्स ऑफ गोल्ड आर एप्लीकेबल विद GST और विदाउट GST। ये तो ऐसा होगा ही ना सर, 2 रेट लगेंगे ही ना। कुछ लोग GST के साथ माल का सौदा करते हैं, कुछ लोग बिना GST के सौदा करते हैं, और फिर जब माल की डिलीवरी होती है तब जो भी GST लगता है वो जोड़ते हैं। तो ये तो हर बिजनेस में ऐसा ही होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। जैसे गाड़ी का दाम होता है तो 5 लाख की गाड़ी है, फिर आप जब डिलीवरी लेने जाते हैं तो वो कहते हैं इस पे 28% और GST है। तो ये तो स्वाभाविक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। और कोई होता है वो गाड़ी का दाम आपको एक साथ में GST जोड़ के बोल दे। जी जी। लगभग लगभग अब समय होते जा रहा है, फिर लखन जी सामने आ जाएं एक बार तो अच्छा होगा। मैं ये क्या पर्सनली पूछ रहे हैं गोल्ड, कि क्या पर्सनली गोल्ड इंपोर्ट कर सकता हूँ क्या सेल्स के लिए? नहीं, आपकी नेटवर्क 25 करोड़ के ऊपर है तो आप IIBX के जरिए इंपोर्ट कर सकते हैं। आपको वहां रजिस्ट्रेशन कराना होगा, और नहीं है तो आप बैंक के जरिए ही आपको सिर्फ इंपोर्ट करना। आपको बैंक से ही माल खरीदना, जी आप जी नहीं कर सकते। जी। मैं इस प्लेटफॉर्म में, और अब हम इस कार्यक्रम के समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं, तो एक जानकारी भी सबके सर, ये इब्जा रिटेल्स रेट के बारे में जानकारी मांगी है देवेंद्र कुमार जी ने, ये लास्ट सवाल लेंगे। इब्जा एक रिकमेंडेड रिटेल प्राइस देती है। हम्म हम ज्यादा करके कस्टमर को ये बताने की कोशिश करते हैं कि आपका जो रिटेल का दाम है, जो जेवर आप खरीदते हो, वो दाम लगभग इसके आसपास होना चाहिए। हम्म ये दाम भी कोई मैंडेटरी नहीं है, ये रिकमेंडेटरी दाम है। हम्म। तो कस्टमर के लिए आसान होता है कि उसे ये पता चल जाता है कि उसके साथ कोई धोखा तो नहीं हो, इसीलिए ये दाम बताए जाते हैं। और ये ज्वेलर के लिए ही हमने सुविधा रखी है खास तौर पे, क्योंकि आ, किसी ने ये पूछा है कि ज्वेलरी के साथ में मिनिमम मेकिंग चार्ज भी हो सकता है क्या? कैसे हो सकता है? कोई कोई चेन खरीदेगा, कोई अंगूठी खरीदेगा, कोई सेट खरीदेगा, तो ये कैसे संभव? ये तो पॉसिबल ही नहीं। जी बिल्कुल। और भी उसके बाद भी किसी ने शायद एक आध सवाल पूछा है। जो दिख नहीं रहा है, आपको दिख रहा है शैलेंद्र? नहीं सर, लगभग हमने सब कवर कर लिए हैं सर, लग रहे हैं, और कोई तो ऐसा सवाल नहीं छूट रहा है। किसी ने पूछा है गोल्ड ज्वेलरी बेचेंगे तो बिल्कुल आपको 3% लगेगा, क्योंकि आप ज्वेलरी, पूरी ज्वेलरी के ऊपर 3% GST है। जी जी। हाँ, अभी इस कार्यक्रम में एक और विषय में संज्ञान में लाना चाहता हूँ, यदि सर की अनुमति होगी, मेहता जी की। जैसा कि हम लंबे समय से मैं इस प्लेटफॉर्म में आके ज्वेलर साथी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो हमने एक ऑल ओवर इंडिया में लगभग 250 ज्वेलर्स एसोसिएशन और उनके लगभग 400 से ज़्यादा ज्वेलर्स के साथ टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में एक सर्वे किया था हमारी टीम ने, कि हम इतने समय से वेबिनार और सेमिनार का आयोजन कर रहे हैं, कृपया कर आपके रीजनल क्षेत्र में क्या कैसी समस्याएं आती है, बिजनेस में आपको क्या कैसी तकलीफ आती है। तो इसको लेके हमारा एक सर्वे हुआ था, तो एक अच्छा वहाँ पे एक विषय निकला था कि सर, आप लोग जो भी कार्यक्रम करते हैं निश्चित रूप से बहुत अच्छे कार्यक्रम होते हैं, लेकिन हम लोग जो बिजनेस में आने वाली 2 प्रकार के फैक्ट्स होते हैं, टेक्निकल फैक्ट्स होते हैं, एक नॉन टेक्निकल फैक्ट्स होते हैं। टेक्निकल फैक्ट्स का मतलब कि गवर्नमेंट के कंप्लाइंसेस हो गए, रूल्स रेगुलेशंस हो गए, हॉल मार्किंग, GST, कस्टम की बात करते हैं। लेकिन आज हमारा एक सबसे बड़ा मुद्दा होते जा रहा है कि हम अब अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज सेक्टर की ओर बढ़ रहे हैं, और हम ये देख रहे हैं कि अब हमारा सबसे ज्यादा प्रतिस्पर्धा ब्रांड स्टोर से है, कॉरपोरेट चेन से है। तो इसके लिए हम जो हमारे पुश्तैनी धंधा है, जो हम दादाजी पिताजी के समय से पारंपरिक चलाते आ रहे हैं, तो
तो अब हम कॉरपोरेट कल्चर को कैसे अपनाएं, कॉरपोरेट कल्चर में कैसे अपने आप को ढालें, तो इस विषय को लेकर के भी आप वेबिनार सेमिनार आयोजित करें। तो ऐसे हमारे सामने विषय आए थे और मैं सबकी जानकारी में लाना भी चाहूँगा कि हम इसी महीने से मध्य प्रदेश से ऐसे कुछ कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं कि जहाँ पर हम एक दिन का वन डे का ज्वेलर्स और उनके स्टाफ के लिए कॉर्पोरेट कल्चर से रिलेटेड, क्योंकि हम एक बिजनेसमैन हैं, हम ज्वेलरी इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, तो चाहे वो ज्वेलरी इंडस्ट्री हो या कोई भी इंडस्ट्री हो, एक व्यापारी के बिजनेस करने के मुख्यतः दो ही उद्देश्य होते हैं। यदि कोई तीसरा उद्देश्य हो तो आप बताएं करके। दो ही एक उद्देश्य होते हैं कि हमारा जब हम बिजनेस करें तो हमको प्रॉफिट हो और हमारी ग्रोथ हो। लेकिन अब क्या है, हमारी जो प्रतिस्पर्धा, अभी कुछ दिन पहले इस इंडस्ट्री में टाटा भी है, तनिष्क भी है, रिलायंस भी है, मालाबार गोल्ड भी है, और अभी 4 दिन पहले बिरला भी इस इंडस्ट्री में आ चुकी है हमारे कॉर्पोरेट कल्चर में। तो हम इनसे कैसे अपने आप को ढालें, कैसे क्या हम अपने आप को कॉर्पोरेट स्टाइल में ट्रांसफॉर्म करें, तो इसके लिए हम एक पूरे वन डे का ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं मध्य प्रदेश स्तर का, जिसमें इंडस्ट्री के टॉप मोस्ट कॉर्पोरेट जगत के दो बड़े बड़े ट्रेनर हैं, संजय चौबे जी हैं और डॉक्टर कविता चांडक जी हैं, हैदराबाद और मुंबई से। तो वो एक दिन में हमको पूरी जानकारी देंगे कि हम अपने पुश्तैनी, हम ट्रेडिशनल बिजनेस को कॉर्पोरेट कल्चर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे वो फ्रंट ट्रेनर या फ्रंट सेल्स स्टाफ की बात हो, या फिर उनके ग्रूमिंग को लेकर हो, पर्सनालिटी को लेकर के हो। तो इस तरीके की ट्रेनिंग का हम एक शुभारंभ करने जा रहे हैं। तो इसी प्रकार हम चाहेंगे कि ऐसे कार्यक्रम के लिए भी आप सभी का सपोर्ट और आप सभी का हमारे प्रति ये बने रहे, सपोर्ट इस कार्यक्रम को बने रहे, और इसी प्रकार की हम जानकारी आपको समय समय पे देते रहेंगे। आपके पास जो लिंक पहुंची है तो उसमें हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी है, तो आप कृपया कर अपने व्हाट्सएप ग्रुप से उस लिंक से व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएं। तो जितने भी इंडस्ट्री की अपडेट्स होंगी, आगे की कार्यक्रम की जानकारी होंगी, जल्द से जल्द आपको अपडेट्स मिलती रहेगी। एक लास्ट यदि एक सवाल किसी का था, वो सवाल लेकर के, और मेहता जी की अनुमति होगी तो इस कार्यक्रम को आज यहीं पर हम विराम देंगे। सर, मैं इसमें आपकी भी एक जानकारी लेना चाहूँगा आपसे भी, कि आप भी एक नेशनल ट्रेड बॉडी जो 105 साल पुरानी संस्था है, उसके टॉप लीडरशिप में आप बैठे हुए हैं। तो सर, आपको क्या लगता है कि जो हम पारंपरिक ज्वेलर्स हैं और उनकी अब आज कंपटीशन अब चेन स्टोर से है, ब्रांड से है, कॉर्पोरेट से है, तो इनको अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की क्या कैसी जरूरत है, कैसे हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं सर? सर देखिए, हम लोग बहुत जल्दी एक और चीज शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है इब्जा अक्रेडिटेड स्टोर। जी। तो वो जितने भी ये छोटे ज्वेलर्स हैं वो इब्जा अक्रेडिटेड स्टोर के बैनर के नीचे आ जाए, तो उससे क्या होगा कि उसका एडवर्टाइजमेंट हम खुद कर लेंगे। ग्रेट। कि ये आज इसीलिए कॉम्पीट नहीं कर पाते कि वो उनके पास उतना फंड नहीं होता है, उतना अरेंजमेंट नहीं होता है। तो अगर आपके मान लीजिए आपकी दुकान, आप मान लीजिए हम पूरे इंडिया में ऐसी 1000 दुकानों पे इब्जा स्टोर नाम से दुकान खुल जाए, अंदर आप ही की दुकान रहेगी, सब कुछ आप ही का रहेगा, सिर्फ उस बोर्ड पे इब्जा स्टोर लिख दिया जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आपकी पब्लिसिटी हो जाएगी। तो जिस तरह जैसे आप देखते हो वोडाफोन स्टोर होते हैं जी। अंदर सबके वोडाफोन स्टोर, बाहर एक ही है लेकिन अंदर सबकी दुकानें अलग अलग है। ग्रेट। यस। अंदर फ्रेंचाइज है। तो अगर आप वो सिस्टम में आना चाहें तो हम इसके बारे में सोच सकते हैं, इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। बिल्कुल। तो इसके फॉर्मेट के लिए क्या कोई फ्रेंचाइजी या कुछ ऐसे पर्टिकुलर कुछ कॉस्ट? नहीं, वो तो सभी लोग मिल के बताएं कि इसमें क्या फॉर्मेट बनाना चाहिए। बिल्कुल। हम इब्जा का नाम आपको दे सकते हैं, और आपको इब्जा के स्टोर के बैनर के तले काम करना होगा। स्टोर आप ही का रहेगा, आप ही उसके मालिक रहेंगे, दुकान आप ही की रहेगी, सब कुछ आप ही का रहेगा। सिर्फ आपको इब्जा के बैनर के तले रहने से ये फायदा होगा कि मान लीजिए पूरे देश में ऐसे 1000 लोग तय करते हैं कि हम इब्जा के बैनर के अंडर में अपनी दुकान रखने के लिए तैयार है, तो आपका एडवर्टीजमेंट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। नहीं तो आज एक है लक्ष्मी ज्वेलर, दूसरा है बुद्ध ज्वेलर, तीसरा है महावीर ज्वेलर, चौथा है मेहता ज्वेलर, पांचवा है उपाध्याय ज्वेलर, छठा है मिश्रा ज्वेलर। तो हर आदमी अपनी पब्लिसिटी नहीं कर पाता, इन 6 दुकान का नाम इब्जा ज्वेलर रख देते हैं। जी हाँ। तो आपकी पब्लिसिटी ऑटोमेटिक हो गई।
वंडरफुल वंडरफुल। जी बिल्कुल। तो लेकिन आदमी को बड़ा अपना नाम से वो लालसा होती है। जी हाँ, हम आपको ये नहीं कह रहे हैं कि आप आपकी मालिक हम आपको बदलना चाहते हैं या हम आपको कोई नौकर बनाना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप सिर्फ उसके बैनर के अंडर में काम कीजिए। बिल्कुल। इसके बारे में चाहिए तो हम कभी हम अलग से एक वेबिनार कर सकते बिल्कुल बिल्कुल। और अब कार्यक्रम में आपकी अनुमति हो तो इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम देते हैं। हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो पंकज इसे कार्यक्रम जी कर सकते हैं। सो थैंक यू शैलेंद्र जी एंड थैंक यू मेहता जी, आप सभी को, हमारे जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री के लोगों को आज के ड्यूटी कट के बारे में बताने के लिए। सो थैंक यू वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल। सो हम सेशन को यहीं एंड करते हैं एंड थैंक यू ऑल द पार्टिसिपेंट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।